ओके, आज का टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीटभक्षी पौधे। तो ऐसे भी पौधे हैं जीवन में, इस सृष्टि में, जो कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अभी सुन के बड़ा अजीब लगता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो जनरली कीड़े मकोड़े हमने रेप्टाइल्स को देखा है खाते हुए। रेप्टाइलिया जो होती है यानी छिपकली हैं, तो रेप्टाइल्स को देखा कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन अगर पौधे पेड़ ऐसे हों जो कीड़े मकोड़े खाएं तो ये अजीब बात लगेगा, परंतु ये सत्य है। हॉलीवुड में ऐसी फिल्म दिखाई जाती हैं जिसमें बड़े बड़े जंगल अमेजोन के होंगे और उसमें कोई आदमी चला गया तो उसको पेड़ ने ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया और पेड़ उनको इंगल्फ कर ले जाता है। कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म दिखाई गई जिसमें ऐसा दिखता है, पर इनफैक्ट उतना भी आती यथार्थता अभी नहीं है। वो तो हाइपर रियलिटी है जो फिल्मों में दिखाते हैं। रियलिटी ये है कि कुछ पौधे जरूर हैं जो कीट को खाती हैं। अब कीट को खाएंगे कैसे? क्या उनके पास दांत है? जैसे दांत निकाला खून चूसा, तो जैसी बात है, ऐसा नहीं है। और ये कीट जो होते हैं इनमें खून खून भी नहीं होता है जनरली। इनकी संरचना के दृष्टिकोण से और इनकी आवश्यकता के दृष्टिकोण से ये इंटरकनेक्टेडनेस की एक नया तरीका है, यानी एक दूसरे की जीविता के दृष्टिकोण से ऐसा हो रहा है। अब होता यूं है कि कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जो ऐसी दुर्लभतम स्थिति में जीवन प्राप्त करती हैं। ऐसे में उनको जीवन जीने की जो आवश्यक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते। तो ये जो जीवन जीने की आवश्यक तत्व जब नहीं मिल पाते तो वो फिर ऐसे जीव जो है वो अपने आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए कीटों से भक्षण करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कीटों से भक्षण करते हैं, कीट भक्षण के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे कीट भक्षण को अगर हम देखें तो कैसे, जैसे जंगल, घना जंगल। अब घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ वृक्ष हैं। स्थिति ये है कि अट्टालिका से ऊंचे, यानी समझ लीजिए कि 60-70 फीट ऊंचा घना पेड़ है, और एक नहीं, एक साथ 20 पेड़। तो पेड़ की तलछटी पे अगर देखें तो सनलाइट आ ही नहीं रहा। अब पानी है, जमा हुआ है, मिट्टी है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है। अब मिट्टी पूरी तरह से सैचुरेटेड है, सनलाइट आ नहीं रहा है, पानी जमा हुआ है स्थिति में। परिणाम स्वरूप वहां पर अगर जीवन चाहिए तो जीवन होने के लिए क्या चीज से आवश्यकता है? सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जीवन जीने के लिए मिट्टी, मिट्टी में नाइट्रोजन है, और वाटर और सनलाइट, 3 बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत है वनस्पति की दृष्टिकोण से। तो मिट्टी तो मिल गया, ठीक है, पानी मिल गया, सनलाइट नहीं मिल पा रहा, या सनलाइट मिल जा रहा है, पानी है परंतु मिट्टी दलदली है। अब ऐसे दलदल वाली मिट्टी में जहां पर मिट्टी से नाइट्रोजनस पदार्थ किसी वनस्पति को नहीं मिलेगी, तो वो वनस्पति, ये प्रकृति ऐसी होती है, जब प्रकृति में कोई भी दिक्कत होती है तो जीव वही सरवाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जीव सरवाइव करता है जो परिस्थिति के साथ एकोमोडेशन कर लेता है। ये तो प्रकृति के विकासीय क्रम में आपने समझा ही। आज हम लोग, कोरोना बाहर आया, एकोमोडेट कर गए, कहां घुस गए? मोबाइल के अंदर घुस गए और अपने अपने को कमरे में बंद करके छिपा लिया। पता लगाया नाक मुंह से जाता है तो बंद कर लिया नाक मुंह। काहे से मर रहा है तो लेके सैनिटाइजर की बोतल इधर उधर मारने लगे। कोरोना हार गया या हार जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हम फिर हिट हो जाएंगे। इसी तरह से जीव तंत्र था। आपको पता है कि जिराफ की गर्दन आवश्यकता के अनुसार जब एक उचित हाइट पे उसे भोजन चाहिए तो वही उछल उछल के हिरन जिराफ के रूप में बदल गया। और क्योंकि जीन्स और तमाम वेराइटीज इक्विवेलेंट, नीड के अनुसार सूर निकल आई, आवश्यकता के अनुसार चीजें ग्रो करी, जीव तंत्र बदले, और इसी नीड और आवश्यकता, नेसेसिटी के आधार पर ये वनस्पतियां भी अपना आहार ढूंढती। अब सनलाइट आ रही है, पानी है, परंतु मिट्टी की है कमी।
मिट्टी में है नाइट्रोजन नहीं है मिल पा रहा, लेस मात्रा में दलदली मिट्टी। तो अगर कोई कीट जो वहां आसपास गुजरे तो उन्हें ये ट्रैप कर लेते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक वेजिटेटिव इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये ट्रैप कर लेगा और उसके बाद फिर अंदर ही अंदर उस कीट से नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसे वो धीरे धीरे डाल लेगा बॉडी में। तो ये क्या है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये प्लांट ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उस कीट की हत्या कर। अब फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब उससे नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा तो उसको खोल देगा मुंह को और हवा से उड़ जाएगा। अब इसी तरीके से समुद्र के ऊपर पाए हुए वेजिटेशन आप देखते हैं, अभी आप नहीं देखते, खैर आपको नहीं पता, लेकिन अभी अगर आप हवाई जहाज से उड़े और समुद्र के तलछटी के समुद्र के ऊपर से उड़े तो आप देखेंगे घास के मैदान जैसा दिख रहा है, खूब घास ही घास। तो आपको लगेगा उतर जाएगा समुद्री, यहीं पे उतारा जाए जहाज, एक बार उतार के देख लीजिएगा, ठीक है। मिला के नीचे 11,000 फीट की गहराई है और ऊपर आपको घास का मैदान दिख रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो घास है ये भी एक विशेष प्रकार की इस स्थिति में अपना जीवन सरवाइव कर रही है। सनलाइट मिल रहा है ना, सनलाइट आ रही है और पानी है, लेकिन मिट्टी नहीं है, क्योंकि मिट्टी ऊपर तो आएगी। अब इनकी जो जड़ें हैं, ये जड़ों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, गहरी हो गई और ये गहरी होकर के जो कीट हैं, छोटे छोटे समुद्र के कीड़े हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इन जड़ों के पास से गुजरे। तो क्या जड़ ऐसे पकड़ कर उसको मारेगा? नहीं, विशेष काम करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने जड़ में विशेष मीठे रस निकालेंगे, बर्ड्स निकालेंगे, फली निकालेंगे। अब ये कीट आएगा और सूंघेगा कुछ बढ़िया फल है और वो खाने के लिए जाएगा और उसकी भी चपक जाएगा और वो एंटर कर जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर उस कीट को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाएगा और उसमें से नाइट्रोजन निकाल के पौधे को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली आपातकाल की स्थिति है, आपत धर्म है। आपत धर्म यानी अपने आप को सरवाइव करने के लिए जीव का जीव द्वारा हत्या किया जाना। जैसे बकरा ईद है तो बकरी को काट के खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे अगर बकरा नहीं खाएंगे, है ना? बकरी नहीं सर, बकरा। क्या हो गया? मर जाते हैं ना, मान लीजिए सर बकरी को नहीं मारते, मेल वाला बकरा, बकरे को मार नहीं खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए बकरा खाना जरूरी है। तो बकरा बकरी जो भी है सबको काट कूट के खाया जाता है, तो उससे क्या होता है, हम जीवित रहते हैं, नहीं तो बकरीद वाले दिन सब लोग मर जाएंगे, है ना? तो कुल मिला के समझदार लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर स्थिति अनुसार अगर आपको आपके मित्र को भी मार के खाना पड़े तो बात अलग, लेकिन यूं ही आप किसी को नहीं मार। ऑलराइट, क्लियर? हाँ, बस जितना हो सके, ठीक है, कोशिश किया जाना चाहिए कि हम कम से कम जो जीवों को नुकसान पहुंचाएं। जीवों के प्रति दया, संविधान आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको जीवों के प्रति दया पे एक क्लास लेूंगा, आपका चिंता न करिए। आपके जितने निर्जीवता तत्व है वो निकाल दूंगा, ठीक है? अच्छे तत्व डाल दूंगा। चलिए, तो समझ गए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। अब चलते हैं सीधे नोट्स पे। हाँ, नोट्स दिखाई दे रहा है? तो कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां की मृदा यानी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। विशेषता ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर पानी की मात्रा अधिक व मिट्टी की मात्रा कम होती है। तो दलदल है, कीचड़ है, ठीक है, और तालाब है, ऐसे स्थानों पर है जहां पर मिट्टी जो है वो कम होगी, ठीक है, और पानी की मात्रा अधिक होगी।
कुछ कीटभक्षी पौधों की पत्तियों की संरचना जड़ों के समान होती है। अब पत्ती ऐसी की जड़ नजर आ रहे हैं, जिनमें वे कीटों को फंसा लेते हैं। अब कीट बेचारा वो सोचेगा कि पत्ती है, ठीक है, और उसके ऊपर आएगा, वो जड़ रहेगा और जड़ उसको जकड़ लेंगे, ठीक है, क्या बात है। तो उनमें से आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्व विशेषता नाइट्रोजन, और सबसे मेन चीज है नाइट्रोजन, जिसको लेना होता है, जो मिट्टी में पाया जाता है, को अवशोषित कर लेते हैं। कीट इन पौधों के विशेष रंग और मीठे रसों से आकर्षित होते हैं, जिनसे पौधे आसानी से उन्हें अपना आहार बना लेते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कीटभक्षी पौधों से। कहाँ बैठा हूँ? ये सही बात है, ऑनलाइन में बहुत फायदा है। हाँ, वीडियो हम तुरंत आपको लिंक। कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर, पता लगाना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दिख नहीं रहा है। पृथ्वी में पेड़ पौधे तब से है, शेयर तो करने दो का संचार हुआ है। पेड़ पौधे तो हम भी नहीं होते। प्राणी जगत का अस्तित्व इन पेड़ पौधे के ऊपर टिका हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से वो हमारी रक्षा करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि सिर्फ इंसान और जानवर ही। चिंता ना करिए, 1 मिनट में लिंक करना। मनुष्य प्रजाति ही बहुत जल्दी घबरा जाती है। पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी नहीं होते। प्राणी जगत का अस्तित्व इन पेड़ पौधे के ऊपर टिका हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से वो हमारी रक्षा करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि सिर्फ इंसान और जानवर ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे हैं जो दूसरे जीव को अपना शिकार बनाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जो शिकारी और मांसभक्षी है। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ पौधे हमें जीवन देती है, वही पेड़ पौधे मांसभक्षी कैसे बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में जो मांसभक्षी और शिकारी है, और किस तरह से ये शिकार करते हैं। आप देख रहे हो वर्ल्ड नीड्स टू नो। 600 ऐसी प्रजाति पाई गई है जो दूसरे प्राणी को अपना शिकार बनाती है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से और पोषक तत्व की भरपाई के लिए इन पौधों को ऐसा करना पड़ता है। वो तरह तरह के जाल बिछा के छोटे छोटे जीव और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। सारासिनिया ये एक चमकदार कीड़े खाने वाला शिकारी पौधा है जो उत्तर अमेरिका के दलदल और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। सारासिनिया के फूल उज्जवल होते हैं और एक फानेल की तरह सीधे ऊपर उठे हुए होते हैं। फानेल के नीचे से एक मीठा रस निकलता है जो नीचे जमा होता है, और इस रस को पाने के लिए कीड़े मकोड़े और मधुमक्खी फूलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते क्योंकि फूलों के अंदर की रेशे अंदर की ओर होते हैं और फिसलन भरी होते हैं। फूल के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकती है। कीड़ा अंदर फंस जाता है तो फानेल के नीचे तरल में घुल जाता है, और सारासिनिया उस पतंगों के अंदर से पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन चूस लेता है। नेपेंथिस नेपेंथिस या उष्णकटिबंधीय पिचर एक मांसाहारी पौधा है जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस का उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से एक लता के रूप में बढ़ता है। इस पौधे का 80 प्रजातियां हैं। इसका नाम अपने पत्तों के विशेष रूप से मिलता है जो एक मटके की तरह दिखता है। इसका और एक मजेदार नाम मंग है जो एक जापानीज शब्द है। शोधकर्ताओं ने बच्चे के इलाज के लिए मदद करें। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। उन्होंने पाया कि बंदर अक्सर इसी से बारिश में इकट्ठे हुए पानी को पीते हैं। इन पौधों के मटके इतने बड़े होते हैं कि मेंढक, चूहे और यहाँ तक के छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि ये कीट पतंगों को पसंद करता है। इसके मटके के अंदर ग्रंथियां होती है जो नेक्टर नाम की चिपचिपे एक तरल पैदा करती है जो कीट पतंगों को लुभाती है।
इसके अंदर की दीवार बहुत फिसलन भरी होती है, जिससे कि कीड़े बाहर ना आ सके और वो उस तरल में डूबकर मर जाते हैं और ये पौधे उसे धीरे धीरे पचा लेते हैं। बिब्लिस, हमारा अगला शिकारी पौधा, मासूम सा दिखने वाला बिब्लिस। ये झाड़ीदार पौधा है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के दक्षिण और साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। पत्तों के चमकीली रेशों के लिए इस पौधे को रेनबो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। धूप में इसके पत्ते और भी लंबा और चमकीला हो जाता है। रेक्टा नामक एक ग्रंथि से एक चिपचिपी पदार्थ और एंजाइम निकलते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव इस जाल में फंस जाते हैं। डायोनिया मसिपुला, डरावने राक्षस की तरह दिखने वाले इस पौधे को हम वेनस फ्लाईट्रैप या डायोनिया मसिपुला के नाम से जानते हैं। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है। शिकार को पकड़ने के लिए ये कोई रासायनिक या कोई गंध का इस्तेमाल नहीं करता। एक बार अगर कोई कीड़ा या मक्खी इसके मुंह में जाता है तो फिर वापस नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस पौधे का अपना ही एक दिमाग है, क्योंकि ये कीड़े और दूसरे वस्तु में फर्क समझ सकता है और कर भी सकता है। इसका मुंह तब तक नहीं खुलता जब तक कि वो कीड़ा पूरा पच न जाए और ये पौधा उसको पूरा खा ना ले। और आश्चर्य की बात ये है कि इस पौधों को कई फूलों की दुकान में खरीदा जा सकता है। ये हरा राक्षस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटलांटिक तट पर अर्ध समशीतोष्ण जलवायु में बढ़ता है। जेनलेसिया, जेनलेसिया आमतौर पर आर्द्र स्थलीय और आर्द्र जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलती है। ये एक छोटा घास जातीय पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं जो शिकार को आकर्षित करता है। इस तरह के जाल में गिरना आसान होता है, लेकिन उनसे बाहर निकलना असंभव है। इस पौधे की दो तरह के पत्ते होते हैं, एक जमीन से ऊपर सांस लेने के लिए और एक विशेष भूमिगत पत्ते जो जाल को लुभाने और छोटे जीवों को बचाने के लिए काम आते हैं। भूमिगत पत्तियां पानी सोखने का काम भी करते हैं और पेड़ को जमीन से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि इन पौधों के जड़ें नहीं होते। जमीन के नीचे ये असामान्य पत्ते खाली ट्यूब्स बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं। छोटे जीवों पानी धारा के साथ इनमें फंस जाते हैं, लेकिन ये उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये केवल अवशेष के रूप में बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक ये पहले से बच चुके होते हैं। डार्लिंगटोनिया, डार्लिंगटोनिया को कैलिफोर्निया का काफी दुर्लभ पौधा माना जाता है। ये डार्लिंगटोनिया जाति का एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदल इलाकों में पाए जाते हैं। ये पौधा फल फैलाए कोबरा सांप जैसे दिखता है, इसलिए इसको कोबरा प्लांट या कोबरा लिली भी कहा जाता है। ये एक मीठा सुगंध छोड़ता है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, और इस पौधे के अंदर बहुत सारे नकली रास्ते बने होते हैं जिससे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं, जो उन्हें नीचे की ओर ले जाते हैं। एक बार फंसने के बाद यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया जिसको हम ब्लैडरवर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। ब्लैडरवर्ट जाति की 220 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। इसकी जड़ें नहीं होते हैं, इसलिए ये जीवित रहने के लिए कीड़े और छोटे प्राणियों का शिकार करता है। ये एकमात्र शिकारी पौधा है जो एक बुलबुला जाल का उपयोग करता है। ये छोटे छोटे बुलबुले पानी के नीचे होता है और पानी के ऊपर इसका फूल उगते हैं। अधिकांश प्रजातियों में बहुत छोटे जाल होते हैं जिनमें प्रोटोजोआ जैसे छोटे छोटे चीजों को पकड़ सकते हैं। बुलबुले के पास एक प्रवेश द्वार होता है जो खुलता है जब एक कीट बुलबुले के पास आ जाता है। बबल्स में छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं जो बबल्स को संकेत देता है। जब कोई कीड़ा ट्रिगर को छूता है तो बुलबुला खुलता है और पानी के साथ शिकार को खींच के बबल्स में बंद कर देता है और उसे बचाने शुरू कर देता है। ड्रोसेरा, इस यूरोपियन शिकारी पौधे को हम ड्रोसेरा या सांचो के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की 130 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
इसे अपने सफेद रंग का फूलों से पहचाना जाता है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए ये एक कीटनाशक घास है। जमीन पर इसकी लंबी पत्तियां होती है, इसमें से एक चिपचिपे सुगंधी जूस निकलता है, लेकिन वास्तव में ये कीड़े के लिए घातक और खतरनाक है और शिकार को बचाने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करता है। कीड़े इस तरह से आकर्षित होता है और पत्तियों पे बैठता है और उस चिपचिपे पदार्थ में अटक जाता है और ये पत्तियां बंद हो जाता है और शिकार को धीरे धीरे बचाने लगता है। इस पौधे की कुछ सबसे बड़े प्रजाति छोटे छोटे पक्षी और मेंढकों को भी अपना शिकार बना लेती है। पिंग्युक्यूला। हमारा अगला शिकारी पौधा बटरवर्क्स के नाम से जाना जाने वाला पिंग्युक्यूला। इस शिकारी पौधे की बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पत्ते चिपचिपे पदार्थ से ढके हुए होते हैं जो मांस जैसा गंध छोड़ते हैं। बैगनी रंग का फूल शिकार को आकर्षित करता है। इसके पत्तियों के गंध से कीड़े आकर्षित होते हैं और चिपचिपे गोंद में अटक जाते हैं और ये विटामिन और मिनरल्स चूस लेता है। अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसकी कुल 80 प्रजातियां पाई जाती है। अल्ट्रोफांटा वेसिक्युलोसा। ये निश्चित रूप में एक शानदार मांसाहारी जलीय पौधे हैं। इसके जड़ें नहीं होते और ये पानी के अंदर जाल बिछा के छोटे छोटे प्राणी का शिकार करते हैं। इसकी 9 से 11 सेंटीमीटर लंबी शाखाएं होती है और उनमें छोटे छोटे 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे कीड़े पकड़ने वाले जाल होते हैं। शाखाओं के केंद्र में जाल होता है जो शाखा के वायु चेंबर से जुड़े होते हैं और जो पौधे को तैरने में मदद करता है। ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है। ये एक दिन में 9 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है। इसका जाल किसी भी छोटे प्राणी के पास आने से बंद हो जाता है और इसका जाल को बंद होने में कुछ मिलीसेकंड्स लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो लाइक कीजिए वीडियो को। देखे आप एक नई दुनिया में थे, ऐसे भी दुनिया के लोग। सर, भारत में मेघालय के विषय में पढ़ा था कि वहाँ लोग कीट पतंगों से बचने के लिए लेमन सीड्स का यूज करते हैं। देखिए, मैंने कुछ लोगों को जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया था उनको हाइड कर दिया था। हेलो, हाँ भैया, तो वीडियो जिन्होंने बंद कर रखा है वो हाइड कर दिया था मैंने, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सबको मैंने ओपन किया है। अब मैं एक और रूल लगाने जा रहा हूँ, एक सिस्टम लगा दे रहा हूँ जिसमें जिन्होंने वीडियो बंद किया उनका पत्ता साफ, तो वो सीधा सीधा बाहर का दरवाजा देख लेंगे, ठीक है? तो फिर उनका लिंक ही नहीं होगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग चप्पल का वीडियो दिखा रहे हैं, चप्पल नहीं देखना मुझे, फर्श नहीं देखना है, ठीक है? हाँ, उल्टा वीडियो ऑन करे हुए, अपनी तरफ ऑन कर लो। अर्चना, जमीन दिख रहा है, फर्श दिख रहा है। लक्ष्मी गौतम, सुशोभिता, इंदु और सुभद्रा, ये लोग अपने वीडियोस को ऑन करें। चलिए, तो आपने अभी देखा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स,
अब ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो कि कीटों के सहारे अपना जीवन जीते हैं। अब इस पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इनकी चर्चा कर दिया जाए तो प्रश्न के रूप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स। तो मैंने नोट्स में, आप नोट्स को देखिए, नोट्स में मैंने दिया है कुछ एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपेस्थनीज, सरसिनिया, सफिल्टस, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अलावा 8-10 अभी आपने देखा, तो 8-10 क्या और भी 600 प्रजातियां हैं। अभी बताया ना 600 प्रजातियां, तो आप कितना याद करेंगे? हाँ बहुत, मतलब 600 प्रजातियां, तो अब 600 प्रजातियां तो हम नहीं दे सकते हैं, और आप भी कितना याद करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कॉमन है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में कि निम्न में से कौन जो है वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे लिख देगा तो किस प्रकार का पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ठीक है ना। इस तरह से और भी कुछ पौधे की प्रजातियां, उनको ऐड करके ऐसे दिखाएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो अब विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड ये भारत और पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाने वाली पक्षी है। 2018 के मुताबिक अब इनकी संख्या मात्र 150 रह गई है। चूंकि अभी इसका अपडेशन मैंने नहीं लिया है, वही दिखा रहा है विकिपीडिया पे, जो था 2018 के अकॉर्डिंग 150। तो 2018 के अकॉर्डिंग ही, इसके बाद अपडेशन नहीं दिखाया है, तो वही मैंने अभी रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी फोटो, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। तो तीतर की प्रजाति है, मुर्ग लग रहा है। हाँ ये तीतर की प्रजाति है, तो उसी प्रजाति का है, तो उसी में, लेकिन छोटा नहीं होता, ये ऑस्ट्रिच के बाद बड़ी एक चिड़िया होती है। तो चिड़िया है, उड़ भी सकती है, दौड़ भी सकती है, तो काफी अच्छी होती है, और इसका मांस बर्ड में ही तो आता है ना सर? हाँ ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी तो पक्षी में ही आता है, जानवर में कहाँ आता है? तीतर की प्रजाति है, वही कह रहा हूँ, पक्षी है, बर्ड्स है। इसके पैर लंबे नहीं होते बस, हाँ पैर लंबे नहीं होते, काफी लंबा छलांग लगा सकती है, उड़ सकती है, और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसका मांस बहुत अच्छा है, इसलिए इसको खा के खत्म कर दिया जा रहा है, तो जल्दी एंड हो जाने वाले ही है। तो देख लीजिए, बस कुछ पीसेस बचे हैं, और जब तक ये बचे हैं तब तक ये बचे, ठीक है ना। दो लेग पीस दिख रहे हैं सर यहाँ पे। हाँ तो तब तक इनको प्यार से देख लीजिए, उसके बाद फिर इनको केवल हम लोग पिक्चर में देखेंगे और कहानियां सुनेंगे कि ऐसे भी जीव होते थे। जैसे मैंने आप लोगों को सेंडे डक के विषय में पढ़ाया था, याद हो अगर तो। सेंडे डक जो अभी कहाँ है, केवल और केवल स्पीड पोस्ट के रिसिप्ट पे मिलता है, 3 धारियां जो पीली रंग की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके विषय में और स्टडी करते हैं। 2018 के मुताबिक अब इनकी संख्या मात्र 150 रह गई। IUCN जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म जो है मैं कंफर्म कर रहा हूँ, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई फ्रांस में। सर 1928 48 दिखा रहा है, 48 सर लिखना है क्या कुछ सर? लिख लीजिए, मैं फ्रांस में लिख लीजिए, बोल दे रहा हूँ, कुछ मैटर देख लिया तो बता दे रहा हूँ। इसकी स्थापना 1948 फ्रांस में। हाँ, फ्रांस में। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, जो कि प्रकृति के संरक्षण, नेचुरल कंजर्वेशन, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन, प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संपोषणीय प्रयोग हेतु कार्यरत है। वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। So फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। This is the international organization. It is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस नोट्स पे। IUCN के अकॉर्डिंग इसे दुर्लभतम प्रजातियों में रखा जाता है। तो कैटेगरी जो है इसकी क्रूशियली रेज्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है, CR कैटेगरी में। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज, अब एक IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज होती है जिसका मतलब स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी में 9 कैटेगरियों में बांटा गया है प्रजातियों को। तो सी सेट थ्रू क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ डिक्लाइन, और कौन कौन से क्राइटेरिया पर इनको बांटा गया है ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है या कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व क्या है, दैट इज रेट ऑफ डिक्लाइन, यानी इनके गिरने का जो स्तर है वो क्या है, तो विलुप्त होने का स्तर वो क्या है। दूसरा है पॉपुलेशन साइज, इनकी संख्या वर्तमान में क्या है। फिर है एरिया ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस समय किस भौगोलिक क्षेत्र में बटे हुए हैं यानी पाए जाते हैं, और उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उनका सर्वाइवल क्या है और कितने समय तक वो जीवित रह सकेंगे, ये देखना कि कब तक वो एक्सटिंक्ट रहेंगे। फिर डिग्री ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी इसके पॉपुलेशन की क्या स्तर है और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो बिखराव है वो कितना ज्यादा है। तो कितना बिखराव है उसके अकॉर्डिंग इनकी कहा जाए तो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, बढ़ाव होगा। अगर बहुत बिखरे हुए हैं तो जाहिर सी बात इनका फर्टिलाइजेशन कमजोर होगा। ये सब कुछ कैटेगरीज हैं जिन पर इनकी स्टडी की। तो 5 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ये 5 कैटेगरी याद रखने की जरूरत है। रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, एरिया ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन, ये 5 कैटेगरी याद कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ना IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कार्य करने वाली शोध के लिए बनाई गई संस्थान है, जो विश्व में प्रकृति में जो प्राकृतिक संवर्धन के लिए यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनका एनरिचमेंट होता है, कंजर्व करने के लिए, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी संपोषणीय डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि वर्तमान के साथ भविष्य का आवश्यकताओं के सभी रास्ते खुले हो। ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि आज तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लें, कल वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से उनके रख रखाव दृष्टिकोण से ये संस्थान बनाया गया। इस संस्थान का उद्देश्य यही है, और इस संस्थान के तहत देश दुनिया में जो भी ऐसे कैटेगरीज, पहले तो कैटेगरी डिजाइन करेंगे कि कौन क्रिटिकली रेज्ड है, कौन एक्सटेंट हो चुके हैं, कौन अभी एक्सटेंट टू वाइल्ड है, कौन ऐसे हैं जो कि खत्म होने की आगे भविष्य में संभावनाएं हैं। तो पहले से हम उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार संरक्षित करें। तो उनके लिए जूज बनाना और नेशनल पार्क को प्रोवाइड करना, नेशनल पार्क को फंड करना। मान लीजिए भारत का कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, या पाकिस्तान का कोई नेशनल पार्क है तो, लेकिन उसके पास फंड ही नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब विश्व की संस्था देख रही है कि ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में मान लीजिए इनको पाला जा रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पाल रहा है, सपोज करो, वो संरक्षण के लिए बनाया, लेकिन वो फंड के महरूमियत की वजह से संरक्षण नहीं कर पा रहा है। तो अब IUCN उसको फंड करेगा, IUCN प्रिजर्व करेगा, दौरा करेगा, देखेगा कि इनके फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, इनके लिए और क्या किया जा सकता है। तो ये IUCN का कार्य है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हाँ, आगे है एक्सटेंट इन द, हाँ, इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन से 9 कैटेगरीज हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से कैटेगरीज इसके अंतर्गत रखे गए हैं, या निम्न में से किसे हम इसके अंतर्गत रखेंगे IUCN रेड लिस्ट में। तो पहला तो एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब खत्म, नो मोर इंडिविजुअल रिमेनिंग, जैसे सेंडे डक ना, और जैसे वाइल्ड रीच पाया जाता था, तो अब पोलर बियर पाए जाते थे, ठीक है ना। खैर पोलर बियर को अभी जो है एक्सटेंट इन द वाइल्ड को में रखा गया है। इन द वाइल्ड यानी जंगल में शायद कभी कहीं कोई, जंगल में शायद कभी कोई जुजबा कोई देख ले, बता दे, ऐसी कोई स्थिति है। तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड एक्सटेंट है, लेकिन वाइल्ड में कहीं ना कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर ये हो सकता है। इसके बाद आता है क्रिटिकली, लेकिन ये दोनों एक्सटेंट्स में है, मतलब ये मान लिया गया है कि एंड, एक तो बिल्कुल मान लिया, 250 साल से नहीं दिखा तो सेंडे डक होंगे थोड़ी। अब कोई कहे कि सेंडे डक मिला तो ये संभव ही नहीं होगा। 250-300 साल पहले सेंडे डक थे, 150 साल पे हो गया, 150 साल से एक भी सेंडे डक किसी ने नहीं देखा, तो अब सेंडे डक एक्सटेंट में हो गया। अब मान लीजिए 20-25 साल में कोई पोलर बियर देख लिया हो, या किसी पोलर बियर के विषय में पता लगा हो, लेकिन वो भी आज तक है नहीं, देखा लोगों ने बताया, पर कोई है नहीं हमारे पास एट प्रेजेंट, एक भी उसकी स्पीशीज हो तो हम उसको फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रख देंगे, फिर उसका हम सुधार कर सकेंगे। परंतु वो कहीं ना कहीं कोई बताया क्या एक देखा है, अब वो विलुप्त हुआ है, लेकिन कोई बता देता है कभी देखा, तो इस तरह से इन द वाइल्ड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंट ही माना जाएगा, ठीक। जैसे एलियंस है, कहीं कोई देखा नहीं है तो फिर कहाँ है, एक हो तो वो तो बात माना जाए, तो इससे हम इसी तरीके से कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, अब ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी ये जो है अब एंड होने की कगार पे पहुंच चुका है वाइल्ड में, यानी जंगल के दृष्टिकोण से देखे तो ये एंड होने की कगार पहुंच चुका है। अब 150 संख्या क्या होती है? 150 संख्या विश्व में 150, वो भी विशेष रूप से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाई जाती है। अब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये अगर आज से हम 100 साल पहले चले जाएं तो ये बहुतायत है, बहुतायत मतलब एक नहीं लाखों में हुआ करते थे, लेकिन इनका मांस बहुत अच्छा मुलायम होने की वजह से अंग्रेजों ने इनका बहुत शिकार किया। इन्हें शिकार करते थे, राजा महाराजा अपने घर में सजा देते थे, विशेष पक्षी पक्षा को उसमें उसको बना करके स्टैचू रख देते थे, तो शोभा बढ़ाने के लिए। तो अब धीरे धीरे वो ऐसे एक्सटेंट हो गया, खत्म हो गया, और अब 150 बचे हैं। तो 150 बचे हैं तो अब गवर्नमेंट और विश्व भी मिलकर यही करेंगे ना कि उसको किसी तरह से उसका म्यूटेशन कराया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइज हो और वो उनकी संख्या बढ़े। तो ये चीज है, ठीक है। फिर
इसके बाद अगली कैटेगरी है दैट इज वेलनरेबल। वेलनरेबल मतलब होता है हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क तो नहीं, पर हाई रिस्क है, ठीक है। हाई रिस्क जैसे कि मान लीजिए वल्चर है, तो अब ये हाई रिस्क में गिद्ध धीरे धीरे घटने लगे, कम होने लगे। तो पहले था बाज, चील, ये सब बहुत कॉमन हुआ करता था, पर अब ये धीरे धीरे घटने लगे, अभी दिखते ही नहीं है। कहीं शायद कोई दिख जाए शहर वगैरह में या बहुत ऐसे एरिया में जो नदी किनारे वगैरह, तो इक्का दुक्का दिख जाए। तो इसमें भी नेपाल के बॉर्डर पर जो है बहुत बड़े बड़े गिद्ध पाए जाते हैं। ये वहां पर इतने बड़े पक्षी गिद्ध के रूप में कि मतलब जटायु जैसे कह लीजिए आप, बहुत बड़े बड़े। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दिखा रहा था कि स्पेशली कुछ 2, 4, 10 की संख्या में वहां दिखते रहते हैं, तो जटायु जैसे लगते हैं। तो वही है कि अब ये हाई रिस्क में है। खैर गिद्ध अभी एक्सटिंक्ट वाले कितने, और फिर इनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं मानेंगे कि अब 100-200 बच्चे ठीक है कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो हाई रिस्क में, ठीक है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन अ नियर फ्यूचर, जैसे कौवा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम, धीरे धीरे कौवा जो है घटते जा रहे हैं। तो पहले कहा जाता था कौवा अगर काव काव सुबह सुबह कर दे तो आज जो है कोई मेहमान आने वाला है, तो लोग रसगुल्ला पहले से ही तैयारी कर लेते थे, चिप्स वगैरह ला के रख लेते थे कि आज जो है कोई ना कोई मेहमान आएगा। और संयोग से कोई आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता था, रसगुल्ला चिप्स खाएगा, ठीक है। कोरोना में तो भैया कोई अगर कहे, हाँ कोरोना में कोई कहे सर बर्गर खा लीजिए तो मन होते हुए मन उदास हो जाता है कि क्या करा जाए। खाने का बड़ा मन है, वो भी अगर मैकडी का बना हो तो और अच्छी बात है, इसमें क्या है। लेकिन सर इस समय नाश्ते का टाइम है वैसे। अभी ऐसे चीजों के विषय में बताएंगे जो आपके मुंह में पानी ला दे, ठीक है ना। मैकपफ खाइए, अरे सर बस करिए। मैं मेरे मुंह में तो बहुत जोर से भूख लग जाएगी। 2 साल से केवल देखा था, अब वो हमारे लिए एंडेंजर्ड हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। हाँ चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के अभी आज कल लॉकडाउन होता है और आज हमारे मोहल्ले में चाट वाला बड़ी खुशी से टन 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 करते हुए चाट की गाड़ी ले जा रहा था। तो पूरा मोहल्ला जो है ऊद बिलाव की तरह उसकी गाड़ी के ऊपर छा गया। मैंने कहा बस आ गया कोरोना आने वाला है, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को देखा इस तरह से टूट गए। कल मैं कटरा गया था तो वहां भी सब ओपन हो गया, तो वहां पे एक फेमस छोटा सा चाट वाला है और उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। हाँ तो वैसे तो हर चाट वाले के यहाँ भीड़ लगती है, लेकिन उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। तो मैंने देखा बाप रे, लोग ऐसे जैसे मक्खी भिनभिना रही हो और लोग उसके यहाँ पड़ा खा रहे हैं। बस अगर कोरोना को एक आध बचा होगा वो यहाँ आके जरूर खाएगा, और अगर यहाँ खाएगा तो सबको दूषित करेगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर वेलनरेबल, वो नियर थ्रेटेंड जैसे कौवा है, ये सब नियर थ्रेटेंड, भविष्य में आने वाले समय में इनको एंडेंजर्ड मान लिया जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है हमारे लैंडलॉर्ड थे 2011 में जो एक्सपायर हो गए थे 2012 में, तो उनका श्राद्ध था। तो श्राद्ध के समय में खाना निकाला गया, ये हुआ कि पहले जो है वो कौवा खा ले, उसके बाद फिर कोई पंडित खाएगा। तो 13 पंडित बैठे हुए थे, कौवा का इंतजार किया जा रहा था। तो श्राद्ध को बाहर रखा गया, कौवा आए ही नहीं, कौवा आया ही नहीं, कौवा कोई कौवे नहीं मिले। सिविल लाइन में वैसे भी कौवे ना मिलेंगे, अगर कहीं नदी किनारे जाए तो कुछ मिलेंगे भी, और सुबह सुबह हो तो इक्का दुक्का दिख भी जाए। तो फिर अंत में फिर ये हुआ कि कुत्ता भी उसको खा गया, तब पंडित जी लोग खाना शुरू करें। तो यही स्थिति है कि कौवे नहीं मिलेंगे। लीस्ट कंसर्न, एलसी तो सीधा बात है, लोएस्ट रिस्क है, डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर एट रिस्क कैटेगरी, तो यहाँ पर बहुत रिस्क नहीं है इस कैटेगरी में। फिर डेटा डेफिशिएंट, डीडी क्या है, डेटा डेफिशिएंट, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, नो डिमांड, नॉट इनफ डाटा टू मेक एन असेसमेंट। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इनका कोई असेसमेंट किया गया हो कुछ भी, और नॉट इवैल्यूएटेड, हैज नॉट येट बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जैसे बकरी बकरा है, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, काटो खाओ, बात खत्म हो गया, ठीक है ना। ये है नॉट इवैल्यूएटेड, ऑलराइट। तो ये रेड लिस्ट कैटेगरी के अनुसार ये 9 कैटेगरीज बनाई गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में, चिंचिला एनिजर, जायंट कैटफिश, इब्रियन लायरेंस, कश्मीर स्टैग, वन हॉर्न राइनो, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, टाइगर फैमिली, ये सारे चीजें हैं टाइगर फैमिली। तो पांडा रेड भी होता है? हाँ नहीं जानते, ब्लैक एंड व्हाइट ही देखे थे, वो भी नहीं मिला है कभी। हाँ तो ये ब्लैक, देखिए
व्हाइट पांडा फिर भी बोले स्पेशल उस कैटेगरी के अंतर्गत ब्रीड है रेड पांडा की। तो ये सब है अच्छे अच्छे ब्रीड। हाँ कुछ लोग होगा ना सर? बहुत क्यूट होता होगा, लोग खाने वाले उसके मांस को बहुत पसंद करते हैं, खा जाते हैं। अरे सर बहुत क्यूट और बहुत आलसी होता है पांडा। हाँ ठीक है, आपने पाला है क्या? नहीं सर, हमको बहुत पसंद है। खाने के लिए? नहीं छी, सर। तो रेड पांडा, आपको रेड पांडा के दर्शन ही करा देते हैं, आप इतना पसंद हाँ सर, करते हैं। दिखाइए तो कैसे होते हैं। ठीक ठीक ठीक, तो शेयर कर देता हूँ। सर छूने को मिले तो गुलू गुलू को प्यारा लगता है। थोड़ी ना कितना प्यारा है, कितना प्यारा सही है। में तो यहाँ माताओं की ममता निकल रही है, हर हर कितनी मोटी है। अरे ये वेलवेट का लग रहा है, सर, वेलवेट इसकी का। आँख और नाक देखिए सर, लोमड़ी जैसे दिख रही है। हाँ, एकदम ये पास पास है एकदम। अल्लाह, इसको कोई कैसे खा सकता है, चीची। लेकिन सर ये वाला दूसरा है। एक जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो बहुत आलसी होता है, उसको पालते भी हैं। हाँ हाँ, ये वो 18 घंटे सोता सिक्किम है, में बहुत ज्यादा पाया जाता है। 18 घंटे से सोता है सर, बताइए। अच्छा, ये सिक्किम में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और चलते चलते ऐसे दुड़ुम हो जाता है। रिसर्च करा तुमने पांडा के ऊपर, ठीक है। सर चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं, कम टू द नोट्स। पांडास को छोड़िए, आप नोट्स पे आइए। पेज नंबर अब क्या है? 12 नहीं 11 है ना? हाँ चलिए मैं लिंक कर रहा हूँ, पेज नंबर 11। नहीं थोड़ा सा डिले करेंगे, आज देर हो गया था तो इसको पढ़ाऊंगा जो। तुम लोग नोट्स दे दो। सर, हम लोग को नोट्स कब मिलेगा? बस मैं समझता हूँ हफ्ता भर इंतजार कर लो। हफ्ता भर इंतजार करो, जल्दी व्यवस्था होगी। 9, 10, 11 10 और 11 इनको पेज आज पढ़ाएंगे। 10 तो अब देखिए एक पॉइंट है जो आपके सिलेबस में, दैट इज पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के कार्य। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम और इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम तो मैंने बताया था आपको, जो तंत्र है, व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो जीवन को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पे देखी जाए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मिलेनियम पारिस्थितिकी तंत्र आकलन MA रिपोर्ट 2005। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट MA रिपोर्ट 2005। तो ये आपके सिलेबस में है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दैट इज मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट कब बनाई गई या कब पारित हुआ? तो 2005 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मिलेनियम इकोसिस्टम रिपोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त लोगों के लाभ के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को परिभाषित करता है। यानी कि ये एक रिपोर्ट है जो बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या सेवाएं या क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या लाभ हैं, और उन लाभ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तत्वों को कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की 4 श्रेणियों को अलग करता है। तो इन्हें क्या है, इनकी नीड एंड नेसेसिटी के अनुसार इन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जहां तथाकथित समर्थन सेवाओं, जिसमें सपोर्टिंग सर्विसेज, तो सपोर्टिंग सर्विसेज जो है को अन्य 3 सेवाओं के आधार के रूप में माना जाता है। तो ये बहुत मस्ट है, सपोर्टिंग सर्विसेज, इसे जो है अन्य 3 सेवाओं के आधार के रूप में। तो अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं इन सभी सेवाओं पर अध्ययन करना है। 4 प्रकार के ये कहा जाए तो श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां कौन सी हैं? एक है सपोर्टिंग सर्विसेज, एक है प्रोवाइजनिंग सर्विसेज, एक है रेगुलेटिंग सर्विसेज, एक है कल्चरल सर्विसेज। अब इसे मैं पढ़ूंगा, पढ़ने से पहले आपके माइंड में एक बात डाल देता हूं जिसको देखकर सोचेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि यूज और नेसेसिटी के अनुसार प्राइमरी
को सपोर्टिंग सर्विसेज में रख दिया गया। यूज और नेसेसिटी के अनुसार प्राइमरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद उनकी उपलब्धता की गौणता के क्रम में, यानी इसके बाद फिर क्रम के अनुसार फिर प्रोविजनिंग और फिर अन्य तत्वों को बांटा गया है, यानी उनकी गुणवत्ता, उनकी उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता, इनकी कैटेगरी, जैसे कल्चर वाली कैटेगरी में किसको रखा जाए, इस तरह से बांट दिया गया है 4 श्रेणी। तब इन 4 श्रेणियों को देख लें तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले है सपोर्टिंग सर्विसेज। इनमें पोषक पुनर्चक्रण यानी न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा प्राइमरी है हमारे लिए, तो ऐसे तत्वों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, उनकी रिसाइकलिंग को देखना। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, न्यूट्रिशन युक्त तत्वों के रिसाइकलिंग को, ठीक है। प्राथमिक उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन तो सीधा सीधा है, भोजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राइमरी प्रोडक्शन वो है। फिर मिट्टी के निर्माण, अब मिट्टी का जो सॉइल का है, सॉइल को भी क्या माना जा रहा है, सॉइल को भी सपोर्टिंग सर्विसेज बेसिक्स में रखा गया है। जैसी सेवाएं शामिल हैं, इन सेवाओं से पारिस्थितिकी तंत्र को खाद्य आपूर्ति यानी कि भोजन की पूर्ति होती है, बाढ़ का विनियमन होता है, फ्लड का रेगुलेशन, तो कोई बाढ़ है उसका रेगुलेशन, जल शोधन, जल की व्यवस्था और सेवाएं जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए संभव बनाती है। रेगुलेशन, बाढ़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। अब पता चला उत्तराखंड में बहुत बाढ़ आई है तो उसको कई डिसिपेशन में बांट दिया जाए, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रीम से बांट दिया जाए। अगर एक साथ छोड़ दिया जाएगा, एक लिमिटेशन में, डैम में रोक रोक के धीरे धीरे छोड़ा जाए, ये सब क्या है, बाढ़ को रेगुलेट करना होगा, ताकि नदी भी भरी रहे, खेतें भी ना खराब हो, गाँव भी ना पानी से मग्न हो जाए, शहर भी बचे रहे और पानी भी धीमे धीमे निकल जाए, ठीक है। तो इसे कहेंगे फ्लड रेगुलेशन। होता है, अक्सर होता है, बारिश, बहुत तेज बारिश होगी, बादल फट गया, अब बहुत तेज बारिश हो तो भी गवर्नमेंट इसको संभाल लेगी, लेकिन बादल फट गया। अब बादल अगर फटेगा तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए बड़ी समस्या उपलब्ध हो जाएगी। बहुत रातों रात जो है वो गंगा का लेवल उठ गया, इतना बादल पानी ला करके गिरा गया एक ही जगह पर। हिमालय पर खूब बारिश हो गई, मान लीजिए अचानक एक बार भी उत्तराखंड में बादल फटता, अक्सर ये होता है कि भाई क्यों बादल फटता है, ये क्यों बादल का रेन हिमालय पे होता है, ये मैं आपको आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो सब कुछ जाकर के हिमालय से टकराता है और बाद में टकरा के सब फोड़ के अपना जितना आंसू है निकाल देते हैं, सब बहा देते हैं, सब रोने लगते हैं और धारा पानी सब ऊपर से नदियों में प्लावित हो जाता है और नदियों की पानी को बड़ी तीव्र गति से बहना शुरू होता है। अब ढाल जैसा है भूमि का, उसी हिसाब से पानी बहना शुरू हो जाता है। अब अगर उनको सही समय रखते हुए डिसिप्लिन नहीं करेंगे, उनको बंटवारा ठीक से नहीं करेंगे, फ्रेगमेंट नहीं करेंगे, तो फिर पता चलेगा वो शहर को डुबा डालेगा, गाँव डुबा डालेगा, खेत खराब कर देंगे। तो ये सारी चीजों के दृष्टिकोण से मिट्टी के निर्माण, प्राथमिक उत्पादन और न्यूट्रिशन का पुनर्चक्रण, ये सारी चीजें, इन तत्वों को ऐसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन्हें हमने सपोर्टिंग सर्विसेज में रखा है। हमने नहीं रखा है एक्चुअली, इन्हें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्हें बनाया गया, ठीक है ना। ये कौन सा है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट 2005 द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। इसके बाद प्रोविजनिंग सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं, इसमें भोजन को तो रखा लेकिन समुद्री भोजन को रखा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, आप लोग इसको हल्के में लेके पढ़ के रीडिंग मार के छोड़ देंगे और मैं भी चाहूँ तो रीडिंग मार के छोड़ दूँ, लेकिन हमारा काम हल्का हो जाए। लेकिन मेन बात ये है कि ये यही क्वेश्चन आता है और यही सब चीजें फिर बाद में समझ में नहीं आती, लगता है कोई टिक मार दो, तुक्का के आधार पे काम कराओ, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, तुक्का मारना। तो समुद्री भोजन, तो सी फूड्स, अब सी फूड को प्राथमिक उत्पादन से अलग कर दिया गया। तो प्राथमिक उत्पादन में तो एकदम बीट है, बाजरा है, ऐसी चीजें हो गई जो हमारे राइस है, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मेन भोजन है। सपोर्टिंग भोजन फिर इनको माना गया है, दैट इज समुद्री भोजन। फसलों, अब इसमें अन्य फसलों को भी रखा गया। अब प्राथमिक उत्पादन में जो बेसिक, जैसे एकदम महत्वपूर्ण फसल हो गया और अन्य फसल सब इसमें आ जाएगा। जंगली खाद्य पदार्थ, मसाले इत्यादि। अब ऐसा नहीं कि मसाला ना मिले तो हम मर जाओगे, लेकिन प्राथमिक उत्पादन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये मसाले हैं। कच्चे माल, लकड़ी है, खाल है, ईंधन की लकड़ी है,
कार्बनिक पदार्थ है, चारा है, उर्वरक है, तो ठीक है, ये सारे कच्चे माल हैं। ठीक है, तो मजा आ गया होगा, अच्छा लग गया होगा, चलो बढ़िया है आगे पे। ठीक है, आनुवंशिक संसाधन, फसल सुधार जीन। अब आनुवंशिक संसाधन जो जेनेटिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो जेनेटिकली डेवलप्ड फूड्स हैं, उन सबको इसमें रखा जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि। फिर बायोजेनिक खनिज हैं, औषधीय संसाधन जिसमें फार्मास्यूटिकल्स है, तो फार्मास्यूटिकल को भी प्रोविजन, मतलब इनको भी प्रोविजन प्रावधान है, इनके प्रोविजनरी भी इनको भी रखा गया। रासायनिक तत्वों को परीक्षण इत्यादि इसमें रखा गया। ऊर्जा में पन बिजली, बायोमास ईंधन, उसको भी इसमें रखा गया। सजावटी संसाधन, फैशन के हस्तकला, गहने, पालतू जानवर, पूजा सजावट, फ्यूल्स, पंख, हाथी दांत और आर्किड, तितलियां, एक्वेरियम मछली इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ इसमें रखा गया। अब इसमें बहुत नहीं कि आपको सब याद करना है, मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे, इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं नोट्स में टिक करे चलता हूँ, आप लोग उसको देखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री भोजन ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर कच्चे माल, ये देख लीजिएगा कच्चे माल जो है, और ऊर्जा के सोर्स जो हैं। सर आप उसे रेड पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, तो वो हम स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अंडरलाइन तो मैं टिक तो कर रहा हूँ। अच्छा चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। समुद्री भोजन हो गया, कच्चे माल हो गए, बायोजेनिक खनिज हो गया। ठीक है ना, इसके बाद टॉपिक याद कर लीजिएगा, औषधीय संसाधन, क्योंकि डेप्थ वाला नहीं आएगा, ये केवल टॉपिक मैटर आएगा। हाँ, ऊर्जा है, इसको भी इसमें रखा जाएगा प्रोविजन में। सजावटी संसाधन, मेजर टॉपिक याद कर लीजिए, उतना काफी है। हाँ, तो यह समुद्री भोजन, कच्चे माल, बायोजेनिक खनिज, और लिख लीजिए आनुवंशिक भी। टॉपिक याद करने में क्या दिक्कत है? आनुवंशिक संसाधन, बायोजेनिक खनिज, औषधीय संसाधन, ऊर्जा, सजावटी संसाधन, ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट के अंतर्गत रख लीजिए। मैं समझ रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हो गए। बच्चा कुछ नहीं, ये कि टॉपिक आप याद कर लीजिए, वही काफी है। सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधे बनेगा। निम्नलिखित में किसको प्रावधान सेवाओं में रखा जाएगा, या किसी प्रावधान सेवाओं के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद विनियामक सेवाएं। अब विनियामक सेवाएं इन रेगुलेटिंग सर्विसेज में, तो कार्बन और जलवायु के नियमन, तो कार्बन और जलवायु, तो क्लाइमेट रेगुलेशन, तो क्लाइमेट के रेगुलेशन को उसमें रखा गया। अपशिष्ट अपघटन, तो वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन को इसमें रखा गया। पानी और हवा की शुद्धि को इसको इसमें रखा गया। कीट और रोग नियंत्रण, ये एक प्रकार से समझिए कि ये थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। प्राइमरी कैटेगरी क्या है? सबसे पहले समर्थन, फिर सेकेंडरी कैटेगरी क्या है? प्रोविजन, थर्ड कैटेगरी में नियम। अभी फोर्थ कैटेगरी, हाँ, कल्चरल में रखा गया। फोर्थ आप समझिए कल्चर से रिलेटेड, कल्चर का भी जो है एक प्रकार से उसको भी संरक्षित रखने के दृष्टिकोण से, वो भी हमारे लिए क्या है, एक एनवायरमेंट है, उसको भी प्रोटेक्टिव रखना है। अगर आज हमारी कल्चर धीरे धीरे हमारे से गायब कर दी जाए, आप कल्चर को बहुत हल्के में ले लें, लेकिन कल्चरल एनवायरमेंट खत्म कर दी जाए, अभी हम अपने वास्तविक जो हमारी हिंदू कल्चर संस्कृति है इसको हम विलुप्त कर दें और पाश्चात्य संस्कृति में बैठने लगे, तो फोड़पन, बहुत ही भद्दापन लगने लगेगा। तब यहाँ पर उस तरीके से हम न बैठ नहीं पाएंगे, साथ में लोग रह नहीं पाएंगे, पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा, बहुत से कहा जाए माहौल ही समाज का खराब हो जाएगा। अगर इस तरह से लोग घूमने लगे, रहने लगे और वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपना लें, तो भारतीय संस्कृति, फिर ये तो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का भी पुनर्चक्रण जरूरी है, उसको बचाए रखना जरूरी है। तो संस्कृति से जुड़े हुए चीजें उनके दृष्टिकोण से क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले सांस्कृतिक चीजें में पुस्तकें हैं, फिल्म है, पेंटिंग, लोक कथाएं, राष्ट्रीय प्रतीक, वस्तुकार, विज्ञापन के प्रकृति उपयोग शामिल है। फिर आध्यात्मिक ऐतिहासिक चीजें, तो धार्मिक विरासत, मूल्य, मनोरंजक, इको टूरिज्म, आउटडोर खेल, मनोरंजन। इको टूरिज्म जो एक तरह से कहा जाए तो टूरिज्म तो हो गया आपका, ये कह लीजिए, हाँ
मतलब फ्रेंडली टूरिज्म, ऐसा जैसे इको टूरिज्म एक प्रकार से फ्रेंडली टूरिज्म है, मतलब प्रकृति के साथ जो है। इसका एक्यूरेट मीनिंग तो एक मिनट की मैं आपको एक्यूरेट मीनिंग नहीं बता देता हूँ। is a catering for tourists wishing to experience the natural environment without damaging it। हाँ देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को आकर्षित करें टूरिज्म के लिए, लेकिन टूरिज्म हो, ठीक है, इसमें जो टूरिस्ट आए वो नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे। इको फ्रेंडली टूरिस्ट, ठीक, इको फ्रेंडली टूरिज्म यानी कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखते हुए टूरिज्म किया जाए। अब होता है क्या है, पर्यावरण को लोग क्षति पहुंचाते हैं। अब आपको बाग घुमाने हम आए थे, आप मेरे बाग को नोच नोच के फूल लेके तोड़ने लगे, तो ये भी क्या होगा, आपने हमारे पर्यावरण को खराब कर दिया। तो टूरिज्म करिए, परंतु जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको नुकसान ना हो। ये भी क्या है, कल्चर में जैसे बहुत से लोग होता है, क्या होता है कि अभी पार्क में जाते हैं तो पार्क में फूल, अब गेंदे का फूल अच्छा है, गुलाब का फूल अच्छा है, तो फिर वो उठा के तोड़ने लगे, नोचने लगे। अरे आपने तो तोड़ लिया, अब और लोग उसको देखेंगे कैसे? वो तो जिस पर्पस के लिए लगाया गया, उसकी खूबसूरती, उसके संरक्षण के लिए। अब बच्चे, आपने 2 तोड़ा, बच्चे ने 4 तोड़ा, फिर पौधे नोच दिया किसी ने, बच्चे ने, उनको क्या पता। अब वो स्पेशल स्पीशीज से लगाया गया, उसको तोड़ दिया, उसको नोच लिया, तो ये क्या हो रहा है, आप टूरिज्म कर रहे हैं पर इको टूरिज्म नहीं कर रहे हैं। जैसे अक्सर क्या होता है, मैंने देखा कि चिड़ियाघर वगैरह में लोग क्या करते हैं, पक्षी अगर सो रहा है तो उसको एक कंकड़ मार, बहुत खराब बात लगता है। और चिड़ियाघर, खैर इलाहाबाद में तो कोई बड़ा चिड़ियाघर है ही नहीं, ये एक चिल्ड्रन पार्क है जिसमें 2-4 पार्क बेचारे मरे हुए पक्षियों को रख दिया जाता है, जिनको देखने की कोई इच्छा नहीं होती उनको रख दिया। लेकिन बेचारे उनमें से भी मान लो इक्का दुक्का है जो, अब उनको भी लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो बेचारा अंदर से बैठा हुआ है अपने, तो उसको कंकड़ मारे जिससे कि वो निकल के बाहर आए। तो देखिए, तो ये क्या हो रहा है कि आप टूरिज्म कर रहे हैं लेकिन आप इको फ्रेंडली नहीं है, आप एक प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखा जाता है इको टूरिज्म। ये होता है कि एक वर्ड पे जब आप चले जाएंगे तो छिड़ जाएंगे तो आप हमें कुछ बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इको टूरिज्म, आउटडोर खेल तो आपको पता ही है, बैट बॉल बाहर खेलते हैं, लूडो अंदर खेलते हैं, मनोरंजन से इत्यादि। फिर विज्ञान और शिक्षा, स्कूल भ्रमण के लिए प्राकृतिक प्रणालियों के उपयोग, वैज्ञानिक खोज इत्यादि, उपचारात्मक इको थेरेपी, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, और ये सारे जो थेरेपीज हैं, ठीक है, इनको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। ये सब कुछ कहा जाए तो सोशल। सर क्या थेरेपी है सर, फिर से बता दीजिए। एलोपैथिक आयुर्वेदिक। ओ थेरेपी बता दे रहे। मेरे को लगा कोई अच्छी थी, ना अच्छी है। इको थेरेपी का मतलब होता है नेचर थेरेपी। तो अब नेचर में आप बाग में घूमते हैं, अच्छा लगता है, कंपनी बाग में टहलते हैं, ठीक है ना। अब कंपनी बाग में जब आप टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठीक है, भले ही आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, सुबह सुबह आपने मॉर्निंग वॉक पे लगते हैं तो आपका जो मन है ताजा होता है, तरोताजा हो जाता है। तो ये एक प्रकार की थेरेपी है जो एनवायरनमेंट से आपको। अब पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंटेशन में भी चीज पूछेगा तो इको थेरेपी पता है ना कि जो एटमॉस्फेरिक नेचुरल थेरेपी है, नेचर से जो हमारी एक प्रकार से इलाज हो रहा है, तो नेचर से हमको थेरेपी हो रहा है, ठीक है। ये जैसे कंपनी बाग में हम घूमने गए, हमको फूल बाग इत्यादि देखकर अच्छा लग रहा है, झरने देखकर अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है, नेचर की थेरेपी, ठीक है, इको थेरेपी। तो एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। अभी 15 मिनट और पढ़ा दें। नहीं सर, यस सर, पढ़ाइए सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर हमारी सर बहुत पढ़ाना है अभी। सर प्लीज सर, कल अगले टॉपिक पे चलते हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, मैं आप मैम लोगों कर को म्यूट कर दे रहा हूँ, आप लोग म्यूट हो जाइए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। हाँ? इकोलॉजी की बात करते हैं। तो इकोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज इकोलॉजी? सर पर्यावरण का अध्ययन। और सर जब हम लॉजी वर्ड सुनते हैं तो लॉजी इज टोटली रिलेटेड विद सब्जेक्ट ब्रांच, जैसे बायोलॉजी होता है, तो वैसे सर इकोलॉजी है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं, वो इकोलॉजी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी? सर इकोसिस्टम सर जो चीज नेचुरल ने प्रकृति ने बना, जैसे सूरज पश्चिम से उग रहा है, पेड़ ऑटोमेटिकली, सर आप पेड़ को पौधों को ऑटो कह नहीं सकते कि आज आप मुझे फल दो, वो नेचुरल है, वो इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोलॉजी, हाँ सर पेड़ के अंदर कौन कौन से अरक पाए जाते हैं सर, ये इकोलॉजी में आ जाएगा। देखिए इकोसिस्टम तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, वह व्यवस्था, वह तंत्र जिससे हमारा जीव तंत्र बना हुआ है, ठीक है, जीवन का तंत्र बना है, ये इकोसिस्टम है। और द स्टडी ऑफ दिस व्यवस्था, ठीक है, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन करना, एनवायरमेंट का अध्ययन करना, पर्यावरण के साथ साथ इकोसिस्टम का अध्ययन करना, इन सब के अध्ययन को हम इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? चलिए अब थ्रू नोट्स इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने नोट्स है। पारिस्थितिकी शब्द 1869 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया था मतलब रचा गया था। पारिस्थितिकी अध्ययन जीवन का प्राकृतिक स्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो ये जीवों की नेचुरल स्थिति में स्टडी करना है, जो जीवों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। यह 3 स्तरों पर मौजूद है जो निम्नानुसार है। व्यक्तिगत जीव यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर जनसंख्या यानी उनके पॉपुलेशन पे, व्यक्तिगत जीव में कैसे जीव पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, कैसे वे बदले में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो खुद कैसे प्रभावित होते हैं और फिर बदले में वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, उनका पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या, फिर उनका समुदाय, उनकी कम्युनिटी इत्यादि इत्यादि इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो इकोलॉजी में ये 3 स्तर होते हैं स्टडी के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करिएगा कि 3 स्तर कौन से हैं जो इकोलॉजी में। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्म, तो यानी कि जो जीव हैं उन जीवों का अध्ययन करना, उसके बाद उनकी जनसंख्या का अध्ययन करना और उनके समुदाय यानी कम्युनिटी का अध्ययन करना। क्लियर? अब अगला जो प्रश्न अभी मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम? तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का अध्ययन है। अभी मैंने आपको बताया कि इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और जबकि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की एक इकाई है। और अब देखिए तो अभी तक जो पढ़ाया था इकोसिस्टम, दैट इज एन यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो एक प्रकार से इकोलॉजी पहले होना चाहिए क्योंकि इससे स्टडी ऑफ, ठीक है, उस स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत इकोसिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इकोसिस्टम होता क्या है इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब इकोलॉजी के विषय में बता दूं, जो एक समुदाय के जैविक और अजैविक दोनों घटकों को संबोधित करता है। तो बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट को यहाँ पर रिलेटेड करता है। द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इज दैट ecology is the study of ecosystem and environment, whereas ecosystem is an unit of ecology which refers both biological and non-biological components of any community. Clear? अच्छा तुम लोग भी वेटिंग में? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कौन वेटिंग में। अच्छा अब ये कल मैं शुरू करूंगा बायो जियोकेमिकल साइकिल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और
और यहाँ से काफी लंबा लेक्चर शुरू होता है। चलिए तो चलिए सर, आप पूछ लीजिए। मैं शुरू करूंगा कल, बायो जियोकेमिकल्स हाई डिटेल में पूरा होगा। तो साइकिल्स पे स्टडी करेंगे, तो इस पर फिर मोटर लगा देंगे तो मोटरसाइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप कर दें। आपकी बात हो गई, मेरी भी बात हो गई, हमने थोड़ा पढ़ा भी दिया और आपकी इच्छा अनुसार ज्यादा भी नहीं पढ़ाया। ऑलराइट, तो आज क्लास फिर यही रोकते हैं। कल कोशिश रहेगी 4 बजे तक मैं आ जाऊँ, आप लोगों को लिंक दे दूंगा। नेटवर्क सब सही रहा तो 4 बजे क्लास स्टार्ट करूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। Be happy. All right.